अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 10। पॉलिटिकल जो टेम्परेचर है वो मुसलसल बढ़ रहा है और हमारे मुल्क में यही तासुर दिया जाता है कि हुकूमतें खुद नहीं बना करती। क्या वाकई ऐसा होता है या नहीं, इस पर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं पाक सरजमीन पार्टी के सदर और वो हैं मुस्तफा कमाल साहब। मेयर भी रह चुके हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का हिस्सा रह चुके हैं, बहुत सी हुकूमतों के साथ ही रह चुके हैं। मुस्तफा साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले मुस्तफा कमाल साहब, क्योंकि आज हम और एक ये मुल्क है वो उस नाजुक दौर से गुजर रहा है जो हर चंद साल में हमें गुजरना पड़ता है और हमारा दिल चाहे ना चाहे उस नाजुक दौर से इस मुल्क को गुजरना पड़ता है। और ऐसे में एक आप सिचुएशन देख रहे हैं कि बिल्कुल एट लॉगरहेड्स है सब कुछ और एक महाजराई का मकाम भी आ गया है। आपको क्या लगता है कि ये जमहूरियत, या क्योंकि हम जब कहते हैं कि ये इमरान खान साहब धांधली के ऊपर आए हैं या कोई इनको नाकद होते हैं तो कहते हैं ये जमहूरियत के दुश्मन हैं। आप क्या समझते हैं, ये अवाम की जमहूरी कुवत या अवाम को रिप्रेजेंट करने वाली हुकूमत है? 2018 धांधली थी या नहीं थी? आपको लगता है इनको अपने 5 साल पूरे करने चाहिए? सना, थैंक यू सो मच। देखिए, मैं तो बिल्कुल इससे आगे की बात करता हूं। मैं कहता हूं ये धांधली से भी हुकूमत आई थी। पाकिस्तान के लोगों ने और लीडरों ने और दूसरी जमातों ने शायद एक्सेप्ट कर लिया था कि भाई ये हो गया है, अब इसको चलाओ, ठीक है। आप देखिए कि इतनी थिन माइनर मेजॉरिटी होने के बावजूद भी कोई मूवमेंट नहीं चली, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बल्कि जो पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में ऑपोजिशन जो है वो बिछी जा रही थी कि भाई आप बोले क्या करना है, आप बोले कैसे करना है। ये तो पहली दफा मुझे भी हमें सियासत को देखते हुए समझते हुए, स्टूडेंट हैं हम लोग आज भी, 30 साल हो गए, 30-32 साल 33 साल का ये टाइम हो गया। ऐसी हुकूमत हमने नहीं देखी थी कि जो खुद से अपने पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं बल्कि कुल्हाड़ी पर जाकर पैर मारना, जाके बार बार। अभी मैं आपको वैसे मिसाल के तौर पर दूं, भाई वजीर आजम इमरान खान साहब ने इलेक्शन कैंपेन में फजलुर रहमान साहब को जो कहना था कह दिया। अब मुस्तफा साहब ये बताइएगा कि क्योंकि आपने जब सवाल का जवाब सीधा नहीं दिया, एक तो ये बता दें सर वेरी क्विकली, धांधली थी या नहीं थी? ये आवाम के वोटों, धांधली थी जी, धांधली थी। ओके चले, ओके आप ये ठीक है। अच्छा, आपके डिसमल फेलियर का नतीजा धांधली थी या लोगों ने वोट नहीं दिए, वोट चोरी हो गए? क्योंकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दौरान जब अल्ताफ हुसैन होते तो हमें पता है कि जो पोलिंग स्टेशन पे छापा मार के और ठप्पे लगवाया करते थे, तो अब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने तो ये नहीं किया, तो आपके ये ज्यादती क्यों? इतनी डिसमल फेलियर, मतलब एक भी सीट नहीं, क्यों? देखिए, हम डेफिनेटली जब इलेक्शन कैंपेन में गए तो हमने कहा भाई हम तो सब जीतेंगे, जहां जहां से हमने खड़े किए थे लोग, लेकिन हमें पता था कि हम सब नहीं जीतेंगे, इसलिए अदरवाइज। और फिर आप ऐसा नहीं होता कि आप अपने कैंडिडेट खड़े करें 20 और कहेंगे कि हम तो सिर्फ 10 जीतेंगे। आपको तो सबको ही कहना होता है जीतेंगे, लेकिन हमें ये भी पता था कि हम ऐसा नहीं है कि हम सब हारेंगे, खुदा न खास्ता। हम जो है वो इनमें से अच्छी खासी सीटें जीतेंगे। और 9:16 पे आप इलेक्शन वाले दिन 9:16 पे हमारे 3 रिजल्ट्स चले हैं टीवी पे। 9:16 हमारे पास वीडियोस हैं, हमारे पास उसकी 1,500 हजार 31 पोलिंग स्टेशनों पे 20 पोलिंग स्टेशनों पे 7 8 हजार वोट थे और हमारे कैंडिडेट 1,500 हजार पौने 2,000 वोटों से आगे थे। उसके बाद आरटीएस सिस्टम खत्म हो गया, मुल्क में अंधेरा छा गया, कोलू से और अफगानिस्तान के बॉर्डर से रिजल्ट आ गए। 3-3 4-4 दिनों तक कराची का रिजल्ट नहीं आया और जिस जगह से सिर्फ 20 पोलिंग स्टेशनों पर 8,000 वोट मिल रहे थे लोगों को, वहां पर 300 पोलिंग स्टेशनों पर अगले दिन 700 वोट मिले और इस तरह से जो है वो सारी सीटें जो है चली गई। तो ये कैसे हुआ? ये कौन कर रहा था? मतलब आप कह रहे हैं कि ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कर रही थी, अगर आपके वीडियोस मौजूद है तो कौन कर रहे थे? कहां से आए ये लोग, कहां से इतने वोट हुए और किधर गए वोट के? मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि आप किसको कह रहे हैं, किसको इशारा दे रहे हैं? वेल, डेफिनेटली जो इलेक्शंस के इंतजामात करने वाले लोग थे, अथॉरिटीज थी, हम तो उन्होंने ये किया ना, पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकालकर और लोगों को बाहर निकालकर पोलिंग एजेंट 9-9:15 बजे सारे पोलिंग स्टेशन बाहर हो गए, उनके सामने पोलिंग एजेंट बाहर हो गए, उनके सामने डब्बों की गिनती नहीं हुई, डब्बे उठाकर आरओ के पास ले जाए गए, आगे जाके आरओ से जाके रिजल्ट ले लो। और आरओ के पास जब रिजल्ट आया तो ये वाला, क्योंकि ये बहुत दफा कहा गया कि ये कितनी गैर जानिबदाराना इलेक्शंस थी और इतनी जबरदस्त पोलिंग हुई कि देखें तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान जैसी भी 2 सीटें जीत गई। तो इतनी गैर जानिबदाराना में आपका ये इल्जाम, आपको लगता है कि मतलब साबित कर सकते हैं? क्योंकि बात तो आप लोग करते हैं, लेकिन ये डिसमल फेलियर का जो नतीजा निकला, इसके तो नुकसान आप ही की पार्टी को हुआ ना। देखिए सना, मेरे पास कोई हुकूमत की मशीनरी तो है नहीं, ना मेरे पास इतनी अथॉरिटीज है, ना मेरे पास इतनी पावर है कि मैं आज जो है वो इस मौजूदा जिन लोगों ने भी काम किया है, जो आज हुकूमत वक्त है और जो सारा निजाम है, मैं उस निजाम के खिलाफ जाकर जो है वो कोर्टों में ये चीजें निकाल कर साबित कर दूं या चीजें निकाल दूं। आई थिंक जो लोग हजारों इंसान इन्वॉल्व हुए हैं ना, जिनको
पोलिंग जिनको एज अ पोलिंग एजेंट उनको जो है वो कमरे से बाहर कर दिया गया और डब्बे जमा कर दिए गए, काउंटिंग तुम्हारे पास। तो जिस वोट की काउंटिंग जो है वो आप उसके पोलिंग एजेंट के सामने ना करें, उस रिजल्ट को अब मैं और कैसे साबित करूं? कमाल साहब, ये अगर हम इस तरह हथियार दे देंगे, हम कहेंगे इंसाफ ही नहीं है इस मुल्क में, तो हम कोशिश ही ना करें, ये तो गलत है। देखिए ऑपोजिशन जमाते हैं, आप कह रहे हैं उनके पास हुकूमती मशीनरी तो उनके पास भी मौजूद है, वो भी कोर्ट नहीं जा रहे, वो तो अवाम बेचारे अवाम के पास आ गए हैं अपना वोट का हक दिलवाने। तो आप तो अवाम, आपने इतना अच्छा पावर शो कराची में पिछले दिनों किया है, तो जाहिर है आपकी एक फॉलोइंग है। आप कैसे कह सकते हैं आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं है या कोई नहीं है? आप लोग आपसे प्यार करते हैं, लोग आपको सपोर्ट करते हैं, आप सबूत दें, बात को खत्म करें। हमने हार नहीं मानी। जो लोग ये समझते थे कि पीएसपी इलेक्शन इस बुरे तरह से इलेक्शन हरवाने के बाद पीएसपी खत्म हो जाएगी, आज पीएसपी 2018 के इलेक्शन वाले दिन से अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा मजबूत है। आपने खुद जलसे का हवाला दे दिया, 11 पार्टीज का जलसा एक तरफ उसी ग्राउंड में, हमारी अकेली पार्टी का जलसा एक तरफ। दुनिया ने अपने कैमरों की आंखों से देखा कि लोग, मेरे पास ना वजीर आजम है, ना वजीर आला है, ना मेयर है, ना काउंसलर भी नहीं है मेरे पास आज एक। और फिर अगर कराची की सारी जुबानें बोलने वाले लोग हमारी कॉल पर जमा हो रहे हैं, तो ये अल्लाह ताला ने हमसे ये काम इस तरह करवा लिया है कि इंशाअल्लाह ताला जिन लोगों ने भी ये चालाकियां, होशियारियां 2018 के इलेक्शन में की थी, उनके फेसों पे, उनके चेहरों पे आ गई ना सारी बात, कामयाब नहीं हुए ना, चेहरों पर आ गई। ये बताइएगा इलेक्शन के बाद तक ये बाज़गश हमें सुनाई देती रही कि एक और ओवरव्यू यही था कि जो आपको लाए थे उन्होंने वही निश्चितें जो आपसे वादा की थी, क्योंकि अनीस एडवोकेट साहब ने एक दफा टेलीविजन इंटरव्यू में फरमाया कि जो आपके साथ वादा हुआ था वही सीटें आप लोगों, मतलब जिन्होंने बात की उन्होंने तमाम तर सीटें पीटीआई को दे दी। तो ये पीटीआई कराची की सबसे बड़ी जमात भी बन गई फिर। तो ये इसमें कितनी सदाकत है? क्या ये आप मतलब अनीस साहब सही कह रहे हैं? कराची से 14 एमएनए मुंतखब हुए पीटीआई के, उस पे बात करें। मुंतखब नहीं हुए, मुंतखब कराए गए। अवाम ने कराए ना? कोई अवाम ने नहीं कराए, तो उन्होंने कराए जो आपको लेकर आए, इनके बारे में कराए थे ना, फिर उन्होंने हमें आखिरी नंबर पे रख दिया, उनको पहले नंबर पे रख दिया। चलिए भी आज तस्लीम कर लिया। सना साहिबा, बिल्कुल जो है वो हमसे किसी ने कोई सीटों का वादा नहीं किया था, बिल्कुल हमसे किसी से कोई नेगोशिएशन सीटों पर नहीं चल रही थी, बिल्कुल मैं इस वाली बात को बिल्कुल रद्द करता हूं। ऐसी कोई बात नहीं कि हमसे कोई बात है। दूसरी बात, ये जो हुआ है, मैं अगर आप कहेंगी तो ये जो हुआ है, मैं इसके ऊपर एक बिल्कुल न्यूट्रल एनालिसिस दे सकता हूं कि ये हुआ क्या है, मैं ये दे सकता हूं। आप अगर कहेंगी तो मैं ये जरूर बताऊंगा कि हुआ क्या है, कैसे, क्यों हुआ है, और आप उससे एग्री करें या उससे ना एग्री करें। मैं आपकी बात भी सुनूंगी, लेकिन एक दफा मेरा एक और सवाल सुने, क्योंकि देखें जो आपकी पार्टी है उसके महमूद रजाक साहब कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट में उन्हें बुलवा कर कहा कि 4 सीटें ले लो लेकिन पीटीआई और एमक्यूएम से एडजस्टमेंट कर लो। क्या ये ऑफर हुई थी मुस्तफा कमाल साहब? और ना मानने पर क्या इलेक्शन में एक भी निश्चित ना जीतने की भी ये आपको सजा मिली है? देखिए सना साहिबा, हम जो है वो ये 10 तरह के लोग बाहर निकलकर 10 तरह की बातें करते हैं, जो खुद लोग किसी को भी कुछ भी ब्लेम लगा दें कि भाई ये कहा था। कोई भी अपनी हकीकत असल बात नहीं बताएगा कि हमने उसने क्या ज्यादती की। ये सब बातें वो बातें जिसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। असल बात क्या है मुस्तफा साहब? असल बात क्या है? क्योंकि ये आपके पार्टी के लोग हैं ना, ये मेरे तो नहीं है, मतलब कोई एनालिस्ट तो नहीं है ना। आई डोंट नो कि महमूद अब्दुल रज़ाक ने वाली बात कब की, लेकिन जो मेरे पास शॉर्ट है, सुनाऊं आपको? सुनेंगे? उन्होंने कहा था 4 सीटें हम आपको देते, बाकी सीटों पर आप पीटीआई से और एमक्यूएम से एडजस्टमेंट कर लें। हमारी 4 सीटें वो देते हैं, यानी वो डले ना डले आपको 4 सीटें मिल जाएंगी आपको। जी, ये सर बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आज आप। जी बिल्कुल, आप सही कह रही होंगे, मैं नहीं कह रहा, लेकिन अनीस एडवोकेट साहब तो हमारी पार्टी छोड़ चुके हैं 2018 के बाद। लेकिन उन्होंने कहा तो है ना बात, लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूं कि मैं अगर मेरे हवाले से, भाई अगर किसी ने ऑफर की होगी तो मुझे की होगी ना ऑफर। मैं आपको बता रहा हूं कि मुझे किसी ने कोई ऑफर नहीं की। मैं आपको बताता हूं कि जो हमारा, अब जो हमने बाद में इसको देखा, देखें हुआ क्या है। देखिए, हमें सबको पता है कि इलेक्शन से पहले एस्टेब्लिशमेंट की और नवाज शरीफ साहब की पीएमएलएन की लड़ाई थी, ठीक है, नवाज शरीफ साहब की। और हमें पता है कि शहबाज शरीफ साहब के साथ ताल्लुकात अच्छे थे। नवाज शरीफ साहब ने जब शहबाज शरीफ साहब को इख्तियारात नहीं दिए, उनको अपने पीछे हटकर उनको आगे नहीं किया, तो फिर उसके बाद इमरान खान साहब की जो है वो लॉटरी लगी है। देखिए, जब 9:15 बजे जब सेंट्रल पंजाब, इसको समझने की जरूरत है सब, और ये बिल्कुल तजज़िया, इसको जो लोग, कुछ लोग खामोश रहेंगे, कुछ लोग इस पे नाराज होंगे, कुछ लोग इसको सही कहेंगे, लेकिन ये मैं बिल्कुल जेन्युइन आपसे तजज़िया कर रहा हूं, जबकि हम इस पे विक्टिम हैं। जब 9:15 बजे पता चलने लगा कि भाई सेंट्रल पंजाब में लोग जो है वो डब्बों को नहीं उठाने दे रहे, वहां पर खड़े होकर वहां पर पीएमएलएन जीतती चली जा रही है, पूरा सेंट्रल पंजाब पीएमएलएन जीत गई, तो फिर ये उस वक्त ये खतरा लाक हो गया होगा मुल्क में कि भाई अगर
यही सारे मामलात रहे और कल को जो है सुबह अगर पीएमएलएन की मेजोरिटी आ जाती है तो फिर तो उसके बाद जो है वो बड़े मसाइल है, पीएमएलएन की गवर्नमेंट बन जाएगी, नवाज शरीफ साहब दोबारा जो है वो पावर में आ जाएंगे। तो वो जो लड़ाई है, जो लड़ाई शुरू हो गई थी अदलिया के जमाने से, चीजों से, वो तो फिर बड़ी बड़ी भयानक शक्ल अख्तियार करेगी। मैं समझता हूं कि वहीं पर कहीं फैसला हुआ है कि भाई जहां जो है उसको रोक दो और जो कुछ हो सकता है कर गुजरो। और उस कर गुजरे में चूंकि कराची जैसे कहते हैं एक यतीमों का एक शहर है, स्केप गोट है यहां पर, इसको आराम से यहां पर कोई पहाड़ पे नहीं चढ़ जाता, यहां पर कोई हथियार नहीं उठा लेता। तो इस शहर के जो पीटीआई के कैंडिडेट घर जाकर सो गए थे, उनके घर वालों ने उनको सुबह बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप कि सेंट्रल पंजाब में स्वीप कर रही थी नून लीग और उसकी बुनियाद पर तमाम पार्टीज की कुर्बानी दे दी गई, यानी कि पाक सर जमीन पार्टी भी जीत सकती थी लेकिन वोटिंग रुकवा दी गई इसलिए क्योंकि नून लीग की हुकूमत ना बन जाए। इतना खौफ। देखिए जी, मेरा तो तज्जिया यही है, अगर शायद पीएमएलएन जो है वहां से नहीं जीतती और पूरे पंजाब से पीटीआई जीत रहे होते, पीटीआई वाले जीत रहे होते, तो कराची में भी हमें कुछ ना कुछ सीटें मिल जाती। ठीक है, यहाँ पे मैं रोकती हूँ आपको क्योंकि मैं जब हजम करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वक्फे के बाद वापस आएंगे तो कुछ और गुफ्तगू करेंगे। पीडीएम का हिस्सा हो सकते थे मुस्तफा कमाल साहब, क्यों नहीं है, इस पर बात करते हैं। एंड वेलकम बैक टू 10। हमारे साथ मौजूद है मुस्तफा कमाल साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मुस्तफा साहब, आपका जो चेहरा है वो हर कराची वाले के लिए एक ब्लेसिंग लगता है क्योंकि आपने जाहिर है कराची का बिल्कुल नक्शा तब्दील कर दिया। यहाँ पर मंसूबे होते हैं, बनते हैं, वादे होते हैं, कर्जे की बात होती है, पैसे देने की बात होती है, लेकिन ये सिर्फ जलसों और दावों तक या कागजात तक ही रिस्ट्रिक्टेड रहती है। तो ये बताइएगा, ये फरमाइएगा कि आपके दिमाग में कराची के लिए जो प्लान है उसको इन एक्शन करने के लिए क्या करने की जरूरत है? देखिए, उसको एक्शन करने के लिए 18वीं तरमीम के बाद जो इख्तियारात और वसाइल सूबों को मिले हैं, 18वीं तरमीम के बाद सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पर वो इख्तियारात और वसाइल सूबाई खुद मुख्तारी वाले आकर वजीर आला हाउस में आकर पार्क हो गए। उस इख्तियारात और वसाइल को नीचे ट्रिकल डाउन होना है। जब जाकर सूबाई खुद मुख्तारी का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होगा और एनएफसी अवार्ड में जो पैसा आता है वो वजीर आला हाउस में आकर पार्क हो जाता है। उसके बाद नीचे डिस्ट्रिक्ट को पीएफसी अवार्ड देने की जरूरत है। ये दो चीजें जब तक आप नहीं देंगे, मुल्क के लोगों, मैं मुल्क की बात कर रहा हूं, उसमें कराची शामिल हो जाता है, मुल्क के लोगों की तकदीर, किस्मत, उसके मसाइल नहीं हल हो सकते। हमारे मुल्क में पहले वजीर आजम डिक्टेटर होता था, उसके बाद सारे इख्तियार वसाइल होते थे। 18वीं तरमीम के बाद चारों सूबाई वज़रा आला ये जमहूरी डिक्टेटर्स हो गए हैं। ये 18वीं तरमीम की सूबाई खुद मुख्तारी नीचे ट्रिकल डाउन हुई नहीं है, उसको गोठों तक जाना है, उसको शहरों तक जाना है, उसको डिस्ट्रिक्ट तक जाना है। ये एक तो ये बात है। और इसका जो हमारे पास जो हम अगली बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भाई सारी पार्टीज ये कह रही है ना उनका इलेक्शन चुरा लिया गया, तो भाई सब मिलकर हुकूमत और अपोजिशन वाले मिलकर एक पॉइंट पर क्यों नहीं इत्तेफाक कर लेते कि भाई आओ अगला ऐसे कानून बना दें, ऐसे इलेक्टोरल रिफॉर्म कर दें कि कोई भी चाहे तो इस इलेक्शंस को जो है वो नहीं रेक कर सके, वो नहीं करे। क्योंकि मैं समझता हूं सबने बैक डोर से अपनी कोई ना कोई जो है वो अपना दरवाजा खुला रखा हुआ है, सेटिंगों में लगे हुए हैं। जिसकी सेटिंग बनती चली जाएगी वो सिस्टम का हिस्सा बनते चले जाएंगे। तो मैं समझता हूं कि ये हमारे आज जो जमहूरियत को नुकसान है, ये किसी बाहर वाले से नहीं, जमहूरी सियासतदानों के जरिए से नुकसान है। इमरान खान से पहले की बात करें मुस्तफा साहब, तो मुझे जरा थोड़ा सा इस पे आने दीजिए। सेटिंग की बात अगर आपने की है तो फारूक सत्तार साहब का कहना था कि आपकी जो मुलाकात करवाई गई उसके बाद आप लोगों ने एक बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दोनों ने इकट्ठे मिलकर, उसके बाद आप लोगों ने इत्तेहाद का भी ऐलान कर दिया। उसके बाद जो दूसरे दिन ये बात पलट गई, यू टर्न हो गई। उसके बाद वो फारूक सत्तार साहब कहते हैं कि एक बाद में उन्होंने ऐसा कहा है कि ये मुलाकात और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जो वजह थी वो ये थी कि किसी तीसरे फरीक ने आप लोगों को बुला के एक सेफ हेवन या सेफ हाउस में आप लोगों से बात की और आप लोगों को कहा कि आप लोग एक हो जाएं, और उसके बाद इस प्रेशर में वो एक हो गए, लेकिन वो हो नहीं सके, फिर वो चले गए। इस बात में कितनी सदाकत है, क्योंकि ये सेटिंग वाला मामला है। सर मुझे सना बीबी ये बताइए, पाकिस्तान में कौन है जिसकी मुलाकात नहीं होती? मुझे एक आदमी बताएं जिसकी मुलाकात नहीं होती। ये तो अजीब सी बात है पाकिस्तान। भाई मैं बता रहा हूं कि भाई मेरे पास, तो आप कह रहे हैं कि हुई थी, तो आप ये कह रहे हैं कि हुई थी? नहीं, मैं तो अलग ऐलान कहता चला हूं भाई, मेरी तो मैं आपको बता रहा हूं, मेरी तो मुलाकातें होती हैं भाई। हमारे पास इस शहर से जब मैं आया था 550 माए मेरे पास आए जिनके बच्चे लापता थे। तो वो मैं अब्दुल सत्तार ईदी से तो मुज़ाकरात नहीं करूंगा, वो मैं रमजान छिपा से तो मुज़ाकरात नहीं करूंगा। तो हमने तो भाई बात की, इस शहर का केस लड़ा है ना, तो जिनसे केस लड़ना है, जिनसे बात करनी है, अल्लाह का शुक्र है कि आज उसमें से 450 लोग माओ को बच्चे लापता बच्चे वापस मिले हैं। तो वो ईदी सेंटर में तो नहीं थे वो लोग। तो ये तो बड़ी अजीब सी बात है, कोई ये बात करता है तो ये अब तो ये चीजें बड़ी आम हो गई हैं। तो
तो ये कौन ऐसा आदमी जिससे जो है जो नहीं मिलता, जो बात नहीं होती, तो हमारी भी होती होगी मुलाकात, हमारी भी बातें होती होंगी, लेकिन फारूक सत्तार साहब जो ये बातें कर रहे हैं उनको चाहिए कि वो नाम बताएं, एड्रेस बताएं, चीजें करें। तो आप कह रहे हैं कोई आपकी बहुत सारी मुलाकातें हुई हैं, लेकिन ये जो मुलाकात की बात कर रहे हैं ये नहीं हुई है या ये भी हुई है उन मुलाकातों में से एक मुलाकात? मैं आपको सीरियस बताऊं, ये अभी सब्जेक्ट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आज वो हिस्ट्री हो गई सारी बातें। वी हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम, आई मीन वी हैव कम अ लॉन्ग वे। तो मेरी इस बात से भी क्या फर्क पड़ता है जो फारूक सत्तार आज वो खुद कहां है, उनकी पार्टी कहां है, ये मसला क्या, उससे क्या फर्क पड़ता है लोगों को। मैं तो इस बात पे मूव ऑन करना चाहता हूं, मैं इस पर कुछ कमेंट ही नहीं करना चाहता। अच्छा ये बताएं कि पंजाब में इस वक्त आप देख रहे हैं बिल्कुल जिस तरह मंजर आपके सामने है कि मुजाहिमत की जो सियासत है वो अपनी आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। अब इस वक्त मुल्क में आप देखें तो सियासत दो धड़ों में तकसीम हो गई है। मुस्तफा साहब ये बड़ी क्लियर हो गया है बात, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। एक तरफ पीटीआई है और दूसरी तरफ है ऑपोजिशन। आप हुकूमत का हिस्सा भी नहीं है, आप पीडीएम का भी हिस्सा नहीं है, तो मुझे ये बता दें कि क्या आपसे उन्होंने रुजू नहीं किया, या आप अफोर्ड नहीं कर सकते, या बहरहाल फिलहाल आप ये नहीं चाहते कि आप इस तरह का नैरेटिव जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव है उस पर आप ना जाएं, क्योंकि जाहिर है पीडीएम का एक बड़ा एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव है, तो फिलहाल आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते, या आपकी खुद की आप समझते हैं कि उनका कोई प्लान नहीं है? क्योंकि आप और जमात इस्लामी दोनों एक ऐसे बीच का रास्ता ढूंढ रहे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि आप लोग अकेले बात करें को पीडीएम तो अगर हुकूमत के खिलाफ है तो आप एक तहरीक क्यों नहीं चलाते? कराची से कश्मीर तक जो तबाही बर्बादी है उसके जिम्मेदार 99% पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। 12 सालों से उसकी हुक्मरानी है, वो इस पीडीएम की तहरीक का हरावल दस्ता है, वो मेजबान है, वो बहुत सारी जगहों पे रिवोल्यूशनरी बातें कर रहे हैं। भाई इमरान खान पूरे मुल्क के लिए बुरे होंगे, उनकी गवर्नमेंट होगी। भाई आज कराची से कश्मीर तक कुत्ते काट रहे हैं, वैक्सीन नहीं है, बच्चे मर रहे हैं, पीने का पानी नहीं है, जॉब नहीं है, सारी ट्रांसफर पोस्टिंग तबाही बर्बादी है, खाक उड़ रही है सिंध में। 8,342 अरब रुपए सिंध हुकूमत ने 10 सालों में खर्च किए, 8,342 अरब रुपए। उसके बाद अगर वो सिंध के लोग, जो सिंध के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब स्टेज पर खड़े होकर किसी हुकूमत के खिलाफ इनकलाब की बातें कर रहे हैं, तो और मैं जाकर उनकी इनके इनकलाब की बातों में आ जाऊं, दैट डजंट मेक एनी सेंस। ये तो बड़ी मुनाफकत वाली बात है। तो इसलिए मैं पीडीएम का हिस्सा नहीं हूं कि भाई जो पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है वो पार्ट ऑफ द सॉल्यूशंस हो कैसे सकते हैं। एक तो ये वाली बात है। दूसरी बात है कि मेरा ये मानना है आज इमरान खान साहब की गवर्नमेंट चला ही पीपल्स पार्टी रही है, पीपल्स पार्टी चला रही है गवर्नमेंट इमरान खान साहब की इस 2.5 सालों से। पीटीआई की गवर्नमेंट, ये सब जो बाहर नजर आता है ये सब नूरा कुश्ती है, ये सब जो है वो अपनी अपनी जो है वो फेस सेविंग और अपने अपने जो लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। आज पीपल्स पार्टी जो है वो अपना फैसला करेगी, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट चल नहीं सकती। तो वो सब ये ड्रामेबाजी है। इन चीजों को जानने के बावजूद मैं इस पीपल्स पार्टी के साथ स्टेज शेयर करूं, हाँ वो यहां पर इलेक्टोरल रिफॉर्म कर दें, वो डिवोल्यूशन ऑफ पावर करें, वो जहां पर उनकी हुक्मरानी है वहां तो सर्व करें, मैं अगले दिन जाकर खड़ा होऊंगा, उनके साथ खड़ा होऊंगा। लेकिन वो इमरान खान को बुरा भला कह रहे हैं, पीटीआई की गवर्नमेंट को बुरा भला कह रहे हैं, सिंध में 12 सालों से यहां पर वो जुल्म कर रहे हैं लोगों के ऊपर। ये लेकिन इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत को बुरा भला नहीं कह रहे हैं, वो एक इदारे को बुरा भला कह रहे हैं, नाम लेकर कह रहे हैं मुस्तफा साहब। मतलब वो अब देखें ना, आपने कहा जो मतलब पार्टी की सोल्यूशन नहीं है, हाँ प्रॉब्लम नहीं है, वो सोल्यूशन नहीं है। तो मेरा सवाल है इलेक्शन में, सेनेट के इलेक्शन में किसके कहने पर उन्होंने जो है वो अपने मुखालिफ सेनेटरों को, चेयरमैन को जितवाया? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जरदारी साहब ने। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूं ना, इस्तेमाल हुई बात बलोचिस्तान में उनकी हुकूमत गिराने में, पंजाब में क्या, तो ये तो बड़ी मुनाफकत वाली बात है ना। मैं यही तो कह रहा हूं। नहीं नून लीग भी तो मियां नवाज शरीफ साहब कोर्ट पहन के मेमो गेट के खिलाफ चले गए थे ना कोर्ट। ऐसे ही है, ये साजिश का हिस्सा बनते रहते हैं। तो आप सोचते हैं ऐसा भी कुछ साजिश हो? मैं नहीं हूं ना, इसीलिए आप, और फिर अगर ये पीडीएम खड़ी होगा, आपको मैं एक देखिए कितनी आसानी से हम भूल जाते हैं। देखिए नवाज शरीफ साहब के 56,000 काउंसलर थे जब ये पीएमएल की पीटीआई की हुकूमत आई है। पीटीआई की हुकूमत ने एक जुम्बिश कलम से उनके 56,000 लोगों को, इलेक्टेड लोगों को घर भेज दिया। 2.5 सालों से वो उनके 2.5 साल का टेन्योर बाकी था, 2.5 सालों से वो कोर्टों के चक्कर लगा रहे हैं। नवाज शरीफ साहब, पीएमएलएन ये तो कहती है हर जलसे में कि मुझे क्यों निकाला, लेकिन उनको तो निकाला भी कोर्ट के जरिए है, वोटेवर सही गलत, लेकिन फिर एक प्रोसेस किया, इनके 56,000 इलेक्टेड काउंसलरों को निकाल दिया। पीडीएम के पूरे जलसों में एक जुमला नहीं है उनके लिए कि भाई इनको क्यों नहीं निकाला। ये माइंडसेट है हमारे लीडरों का कि अपने नीचे, नाक के नीचे वो इख्तियारात और वसाइल किसी अपने आदमी को भी नहीं देना चाहते। उनके साथ मैं कैसे जाकर खड़ा हो जाऊं?
लेकिन मुस्तफा साहब फिर क्या मतलब जमात इस्लामी के साथ भी नहीं खड़े होंगे तो ये आपको क्या लगता है आपकी जो 1.5 इंच की मस्जिद जिसको कहते हैं माजरत के साथ, लेकिन वो मतलब कैसे सर्वाइव करेगी? आपने तो उसको और आगे लेके जाना है ना। देखिए हम अपने आप को कंसोलिडेट किया है, हमने इसको स्ट्रॉन्ग किया है। हमारी किसी से ना लड़ाई है ना किसी से दुश्मनी है, ना पीटीआई से है ना पीएम। जो हमारा एक नैरेटिव है जो रिफॉर्म पर, देखिए किसी नारे पे मुझे नहीं जाना, इस मुल्क को हमारा यह मानना है कि आप अब इस निजाम को मजीद नहीं घसीट सकते। इसमें अगर फरिश्ते भी आ जाएं तो डिलीवर नहीं कर सकते। आपको इस निजाम को रीबूट करना पड़ेगा, ये हैंग हो गया है। और उससे मेरी मुराद क्या है, आपको इलेक्टोरल रिफॉर्म करना पड़ेगा, आपको जुडिशरी रिफॉर्म करना पड़ेगा, आपको इख्तियारात और वसाइल नीचे देने के लिए रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, आपको हेल्थ और एजुकेशन रिफॉर्म करना पड़ेगा, आपको अपनी लोकल बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी, आपको बताना पड़ेगा कौन से इदारे का कितना रोल होना चाहिए, कौन से इदारे का पॉलिटिकल रोल नहीं होना चाहिए। तो यही तो बात हो रही है ना मुस्तफा साहब, ये बात तो हो रही है, शुरुआत तो कहीं हो रही है ना। नए इंतखाबात क्या हल नहीं है? आपको लगता है नए इंतखाबात हल नहीं है मसले का? नहीं, नए इंतखाबात होने के बाद एक वजीर आज़म हट जाए दूसरा आ जाए और यही निजाम रहे सना, ये आप पीएफसी अवार्ड एनएफसी अवार्ड ले लेंगे और वही वजीर आला बैठा रहे और फिर वो एमपी एमएनए उनको नालियों के ठेके दे रहे हो, आप उनको रिश्वतें दे रहे हो। नहीं, कुछ भी चेंज हो सकता है। मैं आपको बता रहा हूं, आपको एक दफा अब ये समझ लेना पड़ेगा कि अब आपका मुल्क इससे आगे नहीं जाएगा। आपको अपने अंदर चेंजेस लेकर जो भी आदमी, ये रियलाइजेशन कैसे होगी? देखिए ना, आप ये बात कर रहे हैं, मतलब मेरे तवज्जुह से कर देंगे, आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर लेंगे, आप रैलीज कर लेंगे, लेकिन ये बात आपको असेंबली में लानी है ना, यहाँ पे जहां पे लेजिस्लेशन होती है वहां तक लानी पड़ेगी ना। तो ये रास्ता तो आपको कहीं ना कहीं तय करना पड़ेगा ना किसी के साथ। मैं क्या आप बात सना मैं तय कर, देखिए हमने अपनी इन्हीं वॉइसेस को लेकर मैं लोगों के पास जा रहा हूं। मैं हमने कराची से शुरुआत की थी, तो हम सिंध के अर्बन सेंटर्स में हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, हम कर रहे हैं। अगर लोगों ने हमें इस मौक़िफ़ के ऊपर हमें जो भी मैंडेट दिया उन्होंने दिया, और कल को पाकिस्तान में जो भी एक जीत कर लोग आते हैं और जब वो आपस में सपोर्ट मांगेंगे तो मेरी किसी से दुश्मनी, मैं उस हर आदमी को सपोर्ट करने के लिए तैयार हूंगा जो इन बातों पर आएगा। अगर फर्ज करें, एक एजम्पशन मैं दे रहा हूं कि कल को मेरे पास चंद सीटें हैं और मुझे कोई कहे कि अपनी चंद सीटें एमक्यू की तरह में 25 सीटें पर करें और कहे कि जी हमें हिमायत दो, हम तुम्हें वजीर बनाएंगे। मैं कहूं मुझे वजारत नहीं चाहिए, मुझे वजारत नहीं चाहिए। आप मेरे शहर का सेंसस ठीक कर दो, आप इस शहर में लोकल गवर्नमेंट का निजाम ठीक कर दो, आप इस शहर में, आप इस सूबे में पीएफसी अवार्ड देना। आइडियलिस्टिक वर्ल्ड, ये सब डिमांड्स पूरी हो सकती है, लेकिन उसका प्रोसेस है ना, उसका प्रोसेस इस मुल्क में इतना मुश्किल हो गया है। ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। यहाँ पे सियासत मुश्किल, यहाँ पे रिफॉर्म मुश्किल, यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं। डोंट वरी, स्ट्रगल करें। हम देखिए, हम हमारे बारे में सोच रहे थे लोग सना कि हम जो है वो मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ये चंद साल की पार्टी इतना ही बुरी तरह हारी है। आज अल्लाह का शुक्र है कि हमारी कहीं भी सारी बातों को अल्लाह ताला ने सही साबित कर दिया है। आज अल्लाह का शुक्र है कि जो मैं खैर ये तो इस पर शुक्र नहीं अदा करना चाहिए कि जो हमारे खिलाफ जो लोग जीते, किसी का मेयर बना, किसी के वजीर बने, किसी के एमपीए बने, आज इस शहर में वो एक टिन के बराबर की डिलीवरी नहीं कर सके। आज लोग हमारी तरफ ही देख रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला अगला इलेक्शन वो नहीं होगा जो 2018 में हुआ था, और एक दफा हमारे पास मैंडेट आएगा, हम इन चीजों को हल करने की परमानेंट कॉन्क्रीट हल करने की डायलॉग की बात करते रहे। मुस्तफा साहब, मुझे यहाँ आपको रोकना पड़ेगा क्योंकि हमें जाना है एक वक्फे की तरफ। वक्फे के बाद वापस आके बात करेंगे जो आपका नेशनल डायलॉग का प्लान है, उसके खदोखाल क्या है, उस पर बात करते हैं। इसलिए एंड वेलकम बैक टू दस। मुस्तफा कमाल साहब, कमिंग बैक टू यू, आपने नेशनल डायलॉग की बात की थी। आपके जहन में इस मुकालमे के क्या खदोखाल हैं और किस फोरम पर और किन हलकों के दरमियान होना चाहिए? ये देखिए, पाकिस्तान के तमाम सियासी पार्टीज, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की जुडिशरी, पाकिस्तान का मीडिया, जो मैंने पहले बात की कि ये मुल्क अब इस निजाम के तहत नहीं चलेगा। हमें अगले 20 सालों के लिए मुल्क का एक सिस्टम इवॉल्व करने की, डिवाइस करने की जरूरत है कि भाई इस मुल्क की खदोखाल क्या होगी। और जो मैं पहले आपकी गुफ्तगू में बातें करता आया हूं कि इस मुल्क में सब ये एग्री करें कि मुल्क में चीजों को डिवॉल्व करना है, मुल्क में इलेक्टोरल रिफॉर्म होनी है, मुल्क के अंदर जो पीएफसी अवार्ड होना है, मुल्क के अंदर जो 18वीं तरमीम के बाद नीचे अख्तियार जाए, ये सब चीजें जब आप इसको हमने जुडिशरी रिफॉर्म, पुलिस रिफॉर्म, ये हम उस नेशनल डायलॉग में तय करें, फिर उसके बाद अपनी अपनी पार्टीज के पास आए और उस हिसाब से फिर अपनी पार्टीज का आप जो है वो अपना मैनिफेस्टो बनाए, एजेंडा बनाए। लेकिन ओवरऑल एक चीज पूरे मुल्क के तमाम स्टेक होल्डर के साथ कि अभी अगले 20 सालों में ये खदोखाल से बाहर हमने नहीं निकलना है। ये सबको एक दफा एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा नया।
एक नया सोशल कॉन्टेक्स्ट साइन करना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली हुकूमत को करना चाहिए, लेकिन जब इमरान खान साहब कहते हैं कि सब चोर है, मैंने इससे बात ही नहीं करनी है, तो इन्होंने तो इस हुकूमत ने खुद आईनी बहरान पैदा कर दिया। क्यों? क्योंकि अगर आपको इस मुल्क को आईन के मुताबिक चलाना है तो आपको अपोजिशन लीडर से बात करनी है इलेक्शन कमीशन का हेड लगाने के लिए, आपको अपोजिशन से लीडर से बात करनी है नैब का चेयरमैन लगाने के लिए, आपको अपोजिशन को जो है वो अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाना है, और सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये तो आईन में तो ये लिखा हुआ है। लेकिन अगर जिस दिन आप ये कहते हैं कि भाई मैंने इनसे बात ही नहीं करनी, तो कोई और आईनी बहरान पैदा नहीं कर रहा, आप खुद पैदा कर रहे हैं, और उसकी वजह से किसी को बात करनी पड़ती। जब वो बात करते हैं तो वो बदनाम होते हैं। तो इस मुल्क में अब मैंने जुडिशरी का नाम लिया, मैंने एस्टेब्लिशमेंट का नाम लिया, मैंने मीडिया का नाम लिया, लेकिन ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट जब ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, मुस्तफा साहब मैं आपकी बात से एग्री करती हूं, ये होना चाहिए, ये बिल्कुल हमें चेंज की जरूरत है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट नया बनना चाहिए। लेकिन कौन बनाएगा? इनिशिएटिव तो नहीं ले रहा ना खान साहब। फिर उसके बाद अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेते हैं या मधु करते हैं किसी को, तो फिर उस पर भी कहानियां बन जाती हैं। तो मतलब वेयर इज अ टफ सिचुएशन ना, मतलब हम क्या करें, मतलब किसकी तरफ देखें, कौन लीड करेगा इसको? मैं आपको एक मिसाल देता हूं, है ना, APS स्कूल का वाकया हुआ जी, अनफॉर्चुनेट जी, हाँ, बच्चे शहीद हो गए, वेरी सैड जी। आपके कोई आर्मी ने इसमें इनिशिएट लिया, और एक आपने जो सारी पार्टीज को बुलाया, मीडिया को ऑन बोर्ड रखा, और आपने एक पूरे एक्शन प्लान बना लिया, आपने आर्मी कोर्ट्स बना लिए, आपने हुआ ना, एक पैकेज तय हुआ कि भाई अब टेररिज्म के लिए अब हमारी ये पॉलिसी है। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात यह है कि हमने मासूम बच्चों की कुर्बानी देने के बाद हमें यह ख्याल आया, तो फिर कोई खुदा ना खास्ता कोई बड़ा सानिया इस मुल्क में इन सारी चीजों को करवा देगा। लेकिन अक्लमंद लोग वो होते हैं, दाना लोग वो होते हैं कि जो सानिहात आने से पहले अपनी सिमत दुरुस्त कर लें। किसी को इसको अगर कोई सही काम करने जा रहा है तो उसको ये फिक्र नहीं होनी चाहिए कि दुनिया उसको क्या बोलेगी, उसको कन्विक्शन होनी चाहिए कि वो ठीक काम करने जा रहा है। जिसके पास भी आज पावर है वो ये ठीक काम कर ले, इस बात की परवाह ना करे कि कौन जो है उसको क्या बोलेगा। लेकिन देखिए ना मुस्तफा साहब, आपने जिस तरह से गुफ्तगू की, अगेन ट्रैजिक इंसिडेंट, वेरी वेरी ट्रैजिक जो हुआ, एक सानेहा मतलब अपनी यादें छोड़ गया है हमेशा के लिए। जो माएं बिलक बिलक के रोई हैं वो हमने भी देखा, आपने भी देखा है, लेकिन वही माएं फिर बिलक के रोई जिस दिन एहसान साहब बाहर चले गए। मैं देखिए बिल्कुल ये बात जवाब तलब है कि इसके पीछे क्या राज है और क्या है, आज तक तो नहीं पता चली पब्लिकली। ये बात एक जवाब तलब है और उसको जो है इसका जवाब आना चाहिए। लेकिन सना मैं ये नहीं कि मैं बायस हो रहा हूं या मैं कोई साइड ले रहा हूं, लेकिन आप देखें कि उस वाकये के बाद इस मुल्क में जो ऑपरेशंस हुए हैं, जो बाउंड्रीज नहीं क्रॉस की जाती थी पहले टेररिज्म के हवाले से, उन बाउंड्रीज को फिर क्रॉस भी किया गया है, और काफी हद तक, बहुत हद तक जो है वो चीजों को ठीक भी किया गया। ये वाकया बिल्कुल इसका जवाब आना चाहिए, इसका कोई जवाब नहीं है। और सवाल भी तो उठाना चाहिए मुस्तफा साहब। जब जवाब तो तब आएगा ना जब आप लोग सवाल उठाएंगे। आप लोग तो सवाल ही नहीं उठाते। मैं तो हैरान हूं कि पॉलिटिक्स में इतने आप लोग सीनियर्स हैं, आप लोगों को ये बात करनी चाहिए, क्योंकि आप लोग अगर हमारे दुख दर्द का साथी हैं तो आपको हमारी दवा भी करनी है ना। आप इस तरह तो हाथ पे हाथ धर के नहीं कर सकते। सवाल तो आपको उठाने पड़ेंगे ना मुस्तफा साहब, और मुश्किल सवाल है। जहां तक बिल्कुल उठाते हैं, जहां उठाना चाहिए बिल्कुल उठाते हैं, उस पर सियासत नहीं करते, बिल्कुल उठाते हैं, जहां उठाना चाहिए उठाते हैं। और हमने किसी भी बात से आज तक कोई अपनी बात जो है वो नहीं रोकी। पर आप जवाब तलब करेंगे, आप जवाब तलब करेंगे। मैं ये डिपेंड कर सकती हूँ कि मुस्तफा कमाल साहब इसके जवाब कहीं से सीख करेंगे, कोशिश करेंगे, बिल्कुल सीख करेंगे। ठीक है, अच्छा ठीक है। अच्छा, अगले इंतखाबात में मुझे बता दें, जो आपकी पार्टी है उसकी सियासी जमात से इत्तेहाद, किस सियासी जमात से इत्तेहाद कर सकती है? आपको क्या लगता है कि MQM के खिलाफ होगी, PTI के साथ नहीं होगी, PTI के भी खिलाफ होगी? आप समझते हैं यू विल मतलब आप अपने आप को रजिस्टर कराएंगे एज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी, एज एन इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी, या किसी के साथ अलाइनमेंट हो सकती है? दो बातें हैं। एक तो मैंने आपको अपनी मैंने बताया कि देखिए हमारी किसी से हमने दुश्मनी नहीं की है, हमारे हम किसी से ये अपनी पर्सनल प्रिविलेजेस नहीं मांगेंगे। हमारे पास एक रिटन लोगों के रिफॉर्म का एजेंडा है, जो इसकी कमिटमेंट करेगा हम उसके साथ खड़े होंगे। इवन के पीपल्स पार्टी ये करेगी, हम वो प्रैक्टिकली करेगी। हम इतनी मुखालफत में आज इतनी मुखालफत करता हूं, मैं उनके साथ, वो सही करना चाहेंगे मैं उनके साथ, PTI करेगी उनके साथ, PML। एक तो ये, दूसरी बात है कि प्री इलेक्शन शायद जो है वो हमारी कोई एंगेजमेंट इस तरह की फॉर्मल ना हो पाए कि हम किसी से इत्तेहाद, इसलिए कि हमारा ये पॉलिटिकल तजुर्बा जो भी है उसमें मानना यह है कि जब आप इलेक्शन से पहले इल्हाक कर लेते हैं, कोई एग्रीमेंट कर लेते हैं,
तो आपका अपना वोटर, अपनी माइंडसेट का आदमी कंफ्यूज हो जाता है, फिर वो इधर उधर हो जाता है, फिर वो ना आपका रहता है ना किसी और का रहता है। तो ये बड़ी बारीक लाइन है। तो व्हेन द टाइम विल कम विल क्रॉस द ब्रिज, एक्चुअली द ब्रिज विल कम विल क्रॉस द ब्रिज वाली बात है। अच्छा ठीक है, अब ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस वक्त वैसे तो अपेरेंटली वो कह रही है कि हमें कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, जलसे हो रहे हैं, जलसियां हो रही हैं, मतलब ये इस पे आर्ग्यूमेंट हो सकती है, लेकिन जाहिर है एक हमें नजर आ रहा है वाज़े तौर पर, आपने देखा होगा मुस्तफा नवाज खोखर साहब ने भी रिजाइन कर दिया एज बिलावल स्पोक्स पर्सन, तो कोई तो गड़बड़ हुई थी जिसके ऊपर ये लोग बैंक कर रहे हैं। आपको लगता है इनके पास कोई ऐसी मतलब ऐसी कोई सच इनके पास है या ऐसी कोई ताकत इनके साथ है कि ये आगे जो है अपने आप को सेफ फील कर रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान में तो ये तमाम चीजें होती रही हैं। पाकिस्तान में कोई जो है वो जो सिर्फ सीन पे नजर आ रहा होता है सिर्फ वही नहीं होता। हमारी तारीख भरी पड़ी हुई है कि असल चीज तो बिहाइंड द कर्टन हो रहा होता है। सब कुछ जो लोगों को दिखाया जा रहा होता है वो लो ही नहीं होता। अभी भी जो है वो देयर इज अ लॉट गोइंग ऑन बिहाइंड द कर्टन में जो है वो चल रही है। ये एज अ पॉलिटिकल वर्क मेरे पास शायद उसकी एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन उस तरह से तो ना हो, डेफिनेटली हमारी एक लिमिटेशन है, लेकिन हम एज अ पॉलिटिकल वर्कर समझ सकते हैं, जानते हैं, कुछ बिट्स एंड पीसेस में इधर उधर से कानों में चीजें आ भी जाती हैं कि देयर इज लॉट गोइंग ऑन। हर कोई अलग अलग कई सेगमेंट्स हैं जो बिहाइंड द कर्टन चीजें चल रही हैं। वो उसका जो रिजल्ट होगा वो एक्चुअल रिजल्ट और असल रिजल्ट होगा। ये जो भी सब कुछ है सारा जो लोगों को दिखाया जा रहा है सब चीजें, ये तो एक फेस है, बट द रियल फेस जो है वो जो चीजें चल रही हैं वो तो बिहाइंड द कर्टन। लेकिन बंद दरवाजे, लोगों के छुपे दरवाजे, आपने खुद बोला कि लोगों ने अपने दरवाजे खुले रखे हुए हैं, फिर उसके बाद आप ये कह रहे हैं पर्दे के पीछे, तो ये मतलब सियासत तो ना हुई ना, फिर ये तो फिर तो साजिश हुई। ये सियासत कम साजिश ज्यादा नहीं लग रही आपको? क्योंकि हर चीज अगर ऑर्केस्ट्रेट होती है तो कि ये तो फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट तो इसका हल नहीं होता। इसका तो अभी फौरी हल क्या है मुस्तफा साहब? यही तो इसका फौरी हल यही है कि जिस नर्व का गेम है, जिस पार्टी का नर्व जो है वो नर्व में वो जीतेगी, अपने औसान खता नहीं करेगी, नर्व में जीतेगी, उसकी कामयाबी होगी, मैं समझता हूं। टेस्ट ऑफ नर्व्स, आप समझते हैं ये टेस्ट ऑफ नर्व्स है? इमरान खान नर्व्स वर्सेस नवाज शरीफ या फजल रहमान। अच्छा, आपको क्या लगता है ये मतलब नर्व्स का गेम है या वेट का भी गेम है? वेट आपको क्या लगता है अवाम जनरेट कर सकती है वो वेट डालने के लिए? विल डेफिनेटली आवाम का बहुत बड़ा रोल है, और हमारे यहाँ कोई भी चीज हतमी नहीं होती, ना किसी की सपोर्ट हतमी होती है और ना किसी की मुखालफत हतमी होती है। हमने जो है वो कई टर्न देखे हैं, कई कलर देखे हैं, कई जो है वो चीजें देखी हैं। अभी भी कोई चीज हतमी नहीं है। आज का दोस्त कल का दुश्मन हो सकता है, कल का दोस्त आज का दोस्त हो सकता है, कल का दुश्मन आज का दोस्त हो सकता है। और जो लोग सर्वाइव करेंगे, जो लोग जिनके साथ लोग होंगे, जिनकी कॉल होगी, जो लोग नर्व पे कंट्रोल करेंगे, आई थिंक जो है वो वही सर्वाइव। कंट्रोल ऑफ नर्व्स खान साहब में तो कमी है मुस्तफा साहब। आई होप के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या नून लीग में ज्यादा हो, लेकिन थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। लास्टली मुस्तफा साहब, लास्टली सिर्फ ये बता दीजिएगा कि आप समझते हैं असेंबलियों से इस्तीफे आएंगे या सिर्फ मौलाना फजल रहमान साहब के पास अमानत रहेंगे? मैं समझता हूं कि जो है वो अभी भी मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी जो है वो इस्तीफे जो है वो नहीं देगी अनलेस के कोई बहुत ही अजीब बात हो जाए। अनलेस मैं समझता हूं कि वो किसी भी सूरत में सिंध गवर्नमेंट को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे। अजीब बात का मतलब कोई अजीब बात हो जाए? अजीब बात हो जाए कि यू नेवर नो कि इस मुल्क में कल क्या होने वाला है। देखें, सानियात, हादसात, अल्लाह बचाए हमें बहुत सारी चीजों से, बहुत सारी चीजें हैं, अगले मिनट में कोई चीज ऐसी चीज हो जाए, बट यू नेवर नो। बट वो कोई अनयूजुअल कोई चीज हो जाए तो कोई और बात है, बट आज के गिवन सिनेरियो में जो हमारे पास सामने सिनेरियो, इस सिनेरियो में मुझे पीपल्स पार्टी इस्तीफे देते हुए, सिंध से इस्तीफे देते हुए नजर नहीं आती। ठीक है मुस्तफा साहब, थैंक यू सो मच, सच अ प्लेजर हैविंग यू ऑलवेज। थैंक यू सो मच। आपने प्रोग्राम देखा, फीडबैक का इंतजार रहेगा। मुझे इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। खुदा।